नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, एक पल के लिए कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां दुनिया के तीन सबसे बड़े और शक्तिशाली देश अपने सारे मतभेद भूल करके एक हो जाए। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, जिसके पास अथाह प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं और दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। दूसरी तरफ चाइना, जो आज दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर है और दूसरा सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है। और तीसरा देश हमारा भारत, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और एक विशाल सेना है। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए क्या होगा अगर मॉस्को, बीजिंग और नई दिल्ली एक हो जाएं, एक सुपर अलायंस बना लें। वैसे तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इस त्रिकोण को RIC यानी कि रसिया, इंडिया, चाइना कहा जाता है। लेकिन अगर ये तीनों देश सच में एक साथ आ जाएं तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का वैश्विक दबदबा रातों रात खत्म हो जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज का युग समाप्त हो जाएगा और एशियन सेंचुरी का असली उदय हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होना हकीकत में संभव है? क्या भारत और चीन अपने सीमा विवादों को भुला सकते हैं? क्या भारत अमेरिका से अपनी बढ़ती दोस्ती और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को दांव पर लगा सकता है? आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम इसी महागठबंधन की ताकत, इसके दुनिया पर प्रभाव और उनके गहरी बाधाओं की बात करेंगे जो इसे हकीकत बनने से रोकती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का ये एनालिसिस बहुत गहरा और मजेदार होने वाला है। दोस्तों, अगर हम सिर्फ आंकड़ों पर नजर डालें तो RIC ब्लॉक की ताकत को कोई भी देश या गठबंधन चुनौती नहीं दे सकता है। क्यों? आइए इसके चार अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उनको हम समझते हैं। पहला पॉइंट है डेमोग्राफिक्स एंड पॉपुलेशन। दोस्तों, चीन और भारत दोनों देशों की आबादी 1.4 बिलियन से ज्यादा है। अगर इसमें रूस की 14 करोड़ आबादी को भी जोड़ दें तो यह गठबंधन दुनिया की लगभग 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। और इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया का हर तीसरा या चौथा इंसान इस ब्लॉक का हिस्सा होगा। जहां वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि यूरोप और अमेरिका में आबादी बूढ़ी हो रही है, वहीं भारत जैसी कंट्री के पास में दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है यानी कि युवा आबादी है। चीन के पास हाई स्किल्ड लेबर है और भारत के पास में सर्विस सेक्टर और टेक्नोलॉजी में माहिर करोड़ों युवाओं की एक तगड़ी फौज है। ये दोनों मिलकर के एक ऐसा ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं जिसे हराना नामुमकिन है। अब दोस्तों, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है इकोनॉमिक इंजन एंड रिसोर्सेज। दोस्तों, किसी भी महाशक्ति को चलाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है एनर्जी। रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल, नेचुरल गैस और मिनरल्स का एक्सपोर्टर है। लेकिन रूस की समस्या ये है कि उसकी आबादी बहुत कम है और इकोनॉमी बहुत डाइवर्सिफाई नहीं है। अब सोचिए, अगर रूस की इस असीमित ऊर्जा को चीन और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं का साथ मिल जाए तो क्या हो? चीन के पास ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, यानी आज की डेट में वो दुनिया का कारखाना है। भारत भी दोस्तों वैसे इस दिशा के अंदर तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक है और बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि IT, फार्मास्यूटिकल और सर्विस सेक्टर के अंदर भारत दुनिया का लीडर है। अब दोस्तों, अगर रूस अपनी ऊर्जा दे देगा, चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगा और भारत सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का बैकबोन बनेगा तो ये एक ऐसा सर्कुलर इकोनॉमी लूप होगा जो पश्चिमी देशों के ऊपर डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। अब दोस्तों, तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो है मिलिट्री एंड न्यूक्लियर पावर। दोस्तों, दुनिया की टॉप 4 सबसे ताकतवर सेनाओं में से 3 रूस, चीन और भारत की ही है। रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि S-400 या फिर S-500 मौजूद हैं।
चीन के पास में दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फ्लीट है, 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, एआई बेस्ड वेपन्स हैं और भारी रक्षा बजट है। वहीं दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो भारत के पास में युद्ध के मैदान में खास करके पहाड़ी और ऊंचाई वाले टेरेन के अंदर लड़ने वाली दुनिया की सबसे अनुभवी और सबसे विशाल सेना है। भारत के पास में ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें हैं और खुद के अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम से। अगर ये तीनों सेनाएं एक कमांड के नीचे आ जाएं तो दुनिया का कोई भी सैन्य गठबंधन, यहां तक कि नेटो भी इनसे सीधे युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अब दोस्तों 4th पॉइंट पे आते हैं जो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें से 2 ये हैं यानी रूस और चाइना के पास में वीटो पावर मौजूद है। अगर आरआईसी ब्लॉक बनता है तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे कि यूएन, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक पर अमेरिका का एक छत्र राज खत्म हो जाएगा। दुनिया का व्यापार डॉलर के बजाय इन देशों की अपनी करेंसीज यानी कि रुपीज, रूबल या फिर युआन या किसी नई ब्रिक्स कंट्री जैसी करेंसी के अंदर होने लग जाएगा, जिससे डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस बहुत तेजी के साथ में बढ़ जाएगी। दोस्तों यहां तक तो सब कुछ एक शानदार सपने जैसा लगता है, यानी ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन वास्तव में जियोपॉलिटिक्स में भावनाएं नहीं चलती, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि होता है, देश पहले होता है। आरआईसी ब्लॉक के रास्ते में भी सबसे बड़ी दीवार है भारत और चाइना का आपसी टकराव, जिसके अंदर पहला पॉइंट है बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड स्ट्रेटेजिक राइवलरी। दोस्तों भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी एक जटिल और अनसुलझी सीमा है, जो काफी जटिल है, इसको पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सका है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 का युद्ध, 2017 का डोकलाम विवाद और 2020 की गलवान घाटी की हिंसक झड़प ने दोनों देशों के बीच में जो भरोसा था, ट्रस्ट था, उसे कम कर दिया है। ट्रस्ट डेफिसिट की समस्या इस खाई में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, जिसे पाटना दशकों तक मुश्किल है। भले ही दोस्तों हालिया वर्षों के अंदर यानी कि 2024 से लेकर के 2026 के बीच में भारत और चीन के बीच शांति बहाली और सीमा पर सेना को पीछे हटाने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है और पीएम मोदी, राष्ट्रपति जिनपिंग ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ और ब्रिक्स के मंचों पर मुलाकात की हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी तनावपूर्ण है। भारत का स्टैंड है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ में सामान्य रिश्ते नहीं बन सकते हैं। वैसे भी दोस्तों कोई भी देश उस देश के साथ में रणनीतिक गठबंधन कैसे बना सकता है जिसकी सेनाएं हर रोज उसकी सीमाओं में घुसपैठ की कोशिश करती हैं। अब दोस्तों टकराव के दूसरे पॉइंट को अगर हम समझें तो वो है हिंद महासागर में चीन का दखल। दोस्तों चीन पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। चीन ने पाकिस्तान में सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, जो पीओके मतलब कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर के गुजरता है, जिससे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। इसके अलावा चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति के तहत श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में पोर्ट्स बना करके भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत कभी भी ऐसी महाशक्ति के साथ में एक सैन्य या रणनीतिक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे उसके ही पड़ोस में कमजोर करना चाहता हो। दोस्तों सिर्फ सीमा विवाद ही इकलौती समस्या नहीं है। रूस, चीन और भारत तीनों देशों की ग्लोबल एम्बिशंस एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। अब जरा रूस का नजरिया अगर हम समझ लेते हैं तो यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर वेस्टर्न कंट्रीज ने अनगिनत सैंक्शंस लगाए हैं। दोस्तों रूस के लिए अब पश्चिम के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं, इसलिए रूस चाहता है कि वो चीन और भारत को साथ में ला करके एक एंटी वेस्ट ब्लॉक बना ले जो अमेरिका को चुनौती दे सके। रूस भारत और चीन के बीच एक मीडिएटर की भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे चीन ताकतवर हो रहा है, रूस अब खुद चीन का एक आर्थिक रूप से निर्भर यानी कि उसका जूनियर पार्टनर होता जा रहा है। दोस्तों चीन का लक्ष्य साफ है, उससे अमेरिका को हटा करके दुनिया की एकमात्र सुपर पावर बनना है। चीन एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है जिसके सेंटर के अंदर बीजिंग हो।
चीन चाहता है कि एशिया में कोई भी दूसरी ताकत उसकी बराबरी ना कर सके, बराबर कोई ना खड़ा हो सके। इसलिए चीन लगातार भारत को एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है। चीन चाहता है कि भारत सिर्फ एक रीजनल पावर तक सीमित रहे और ग्लोबल लीडरशिप में चाइना को कोई भी चुनौती ना दे। वहीं दोस्तों, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत की विदेश नीति हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की रही है। भारत ने आजादी के बाद किसी भी एक ब्लॉक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। मतलब कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का भारत हमेशा से पार्ट रहा है। आज के दौर में भारत मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर काम कर रहा है। भारत एक ऐसी दुनिया चाहता है जो मल्टीपोलर हो, मतलब कि दुनिया की ताकत सिर्फ अमेरिका, चाइना या फिर किसी और के हाथ में नहीं हो, बल्कि कई देश मिलकर के दुनिया को चलाएं। भारत रूस से सस्ता तेल और हथियार खरीदता है क्योंकि वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही चाइना के आक्रामक रवैये को काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर के क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, भारत अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्पेस सेक्टर के अंदर गहरे रिलेशंस बना रहा है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी चीन समर्थित गठबंधन का जूनियर पार्टनर बन के रह जाए और अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में अपने लाभकारी संबंधों को बर्बाद कर दे। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो चाइना और भारत दोस्त से ज्यादा कड़े कॉम्पिटिटर हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में चीन ने मैन्युफैक्चरिंग के दम पर अपनी गरीबी मिटाई है। अब भारत भी मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स के जरिए यही काम कर रहा है। कोविड-19 के बाद जब दुनिया को चाइना +1 की रणनीति महसूस हुई तो पश्चिमी कंपनियों ने अपने कारखाने चाइना से निकाल करके भारत, वियतनाम और मैक्सिको के अंदर लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों, भारत आज सीधा चीन के विदेशी निवेश यानी कि FDI और ग्लोबल सप्लाई चेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चाहे एप्पल के आईफोन का उत्पादन हो, सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर इलेक्ट्रिक यानी EVs का बाजार, भारत और चीन एक दूसरे के बाजारों में सीधा मुकाबला कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर के विकासशील देशों मतलब कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया, जिन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है, उन पर प्रभाव जमाने के लिए भी दोनों देशों के बीच में होड़ मची हुई है। चाइना जहां अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए कर्ज देकर के इन देशों को पोर्ट्स और वहां पर सड़कें बना रहा है, वहीं भारत खुद को वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ के रूप में पेश कर रहा है, जो विकासशील देशों की असली समस्याओं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, खाद्य सुरक्षा को G20 और अन्य मंचों पर उठाता है। अब दोस्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जब ये तीनों देश तो पहले से ही ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO में एक साथ काम कर रहे हैं, तो क्या ये संगठन की शुरुआत नहीं थी? तो दोस्तों, ये बहुत ही वाजिब बात है। ब्रिक्स और SCO ऐसे मंच जरूर हैं जहां रूस, भारत और चीन एक मंच पर बैठते हैं, लेकिन हमें इन मंचों की हकीकत को समझना होगा। दरअसल ब्रिक्स मतलब कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका प्लस न्यू मेंबर्स। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग करना है और पश्चिमी संस्थाओं जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक के एकाधिकार को तोड़ना है। इसके तहत दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB भी बनाया गया है। वहीं दोस्तों SCO यानी कि शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका फोकस आतंकवाद से लड़ने और क्षेत्रीय सुरक्षा पर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मंच नेटो जैसा कोई सैन्य संगठन नहीं है। नेटो के आर्टिकल 5 का नियम है कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। लेकिन अब दोस्तों, भारत और चाइना को लेकर के एक बात कॉमन है और वो ये है कि अगर कल को भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो चीन भारत का क्या साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वो पाकिस्तान का ही साथ देगा और उसने हाल फिलहाल में दिया भी है। और अगर चीन का अमेरिका के साथ में ताइवान को लेकर के कोई युद्ध होता है तो क्या भारत अपनी सेना चीन को बचाने के लिए भेजेगा? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों, ब्रिक्स और SCO में ये देश इसलिए साथ आ जाते हैं ताकि ये कॉमन ग्राउंड्स जैसे कि डॉलर पर निर्भरता कम करना, क्लाइमेट चेंज या आतंकवाद पर बात कर सकें। लेकिन जब हार्डकोर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है
तो भारत और चीन एक दूसरे के धुर विरोधी ही साबित होते हैं। इन फॉर्म्स के अंदर भी दोनों देश अपने अपने गुट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर रूस की एनर्जी, चीन की मैन्युफैक्चरिंग और भारत का युवा टैलेंट और सर्विस सेक्टर सच में एक सूत्र में बन जाए तो दुनिया का केंद्र वॉशिंगटन और लंदन से शिफ्ट होकर के मॉस्को, बीजिंग और नई दिल्ली आ जाएगा। ये RIC ब्लॉक दुनिया की इकोनॉमी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी को अपनी शर्तों पर चला सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सुपर अलायंस सिर्फ कागजों और थ्योरीज में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो भारत और चीन के बीच हिमालय में जो खून बहा है उसे भुला पाना संभव नहीं है। जब तक चीन अपनी विस्तारवादी नीतियां नहीं छोड़ेगा और भारत को एक सम्मान शक्ति के रूप में सम्मान नहीं देगा, तब तक ये दोस्ती नहीं हो सकती है। दूसरी बात, भारत अपनी रणनीतिक आजादी यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कभी नहीं छोड़ेगा। भारत एक ग्लोबल प्लेयर है जो अमेरिका से लेकर के रूस तक सबके साथ अपने फायदे के अनुसार डील करता है। तीसरी बात यह है दोस्तों कि दोनों एशियाई दिग्गजों की महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। एक दुनिया पर राज करना चाहता है और दूसरा एक बैलेंस्ड और न्यायपूर्ण दुनिया चाहता है। इसलिए भविष्य में हम तीनों देशों को कुछ मुद्दों जैसे कि ट्रेड, क्लाइमेट चेंज और डी-डॉलराइजेशन पर जरूर सहयोग करते हुए देख सकते हैं एक साथ, लेकिन एक सिंगल नेशन या नेटो जैसे एकजुट और मजबूत मिलिट्री ब्लॉक की कल्पना फिलहाल के लिए तो नहीं हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 20 से 30 सालों में कभी ऐसा समय आएगा जब भारत और चीन अपने सारे बॉर्डर विवाद सुलझा करके रूस के साथ मिलकर के अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, या फिर भारत और अमेरिका की दोस्ती भविष्य में और मजबूत होगी? मुझे कमेंट लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों।